मैंने जो प्रस्ताव पेश किया था उस पर हुई चर्चा अब समाप्त होने जा रही है। जैसा मैंने प्रारंभ में स्पष्ट किया था, राष्ट्रपति महोदय के निर्देशानुसार मुझे सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना था। जिन सदस्यों ने प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन्होंने भाग नहीं लिया और जो चुप होकर चर्चा सुनते रहे, वो भी हमारे धन्यवाद के अधिकारी हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों में से कुछ का उत्तर दूं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सदन को हमें और थोड़ा गंभीरता से चलाना होगा। कभी कभी उत्तेजना समझ में आ सकती है। तुर्की बतुर्की जवाब ये संसद का एक अभिन्न अंग है। व्यंग और विरोध के लिए काफी गुंजाइश है, लेकिन सदन को देखने वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि शिष्ट और शालीन ढंग से बर्ताव नहीं कर रहे। दुनिया इसे देख रही, सदन को देख रही है। और इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है। मैं नहीं जानता इस सदन के चलने का, इस सदन में सदस्यों के आचरण का और चुनावों के परिणामों का क्या संबंध है, लेकिन इतना जरूर है कि 543 के सदन में जो मेंबर 11वीं लोकसभा के बाद पुनः चुनकर आए, उनकी संख्या केवल 251 है। 288 नए सदस्य चुनकर आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां हमारे व्यवहार से या हमारी कथनी से मतदाताओं का विश्वास इस सीमा तक पहुंच जाता है कि वे हमें दोबारा इस सदन में भेजने लायक नहीं समझते। अध्यक्ष महोदय, चर्चा में बहुत से मुद्दे उठाए गए। विरोध पक्ष के नेता ने और भी अनेक सम्मानित सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष का कोई हिडन एजेंडा है। मैं नहीं जानता उनका क्या अभिप्राय है। हमारा एजेंडा जग जाहिर है, उजागर है। वो नेशनल एजेंडा है। हम उससे बंधे हैं, उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं।
और किसी एजेंडे से हमारा संबंध नहीं है। और जब तक ये सरकार रहेगी और जब तक मैं इसका प्रधानमंत्री रहूंगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं किसी नेशनल एजेंडा के हिसाब से सरकार चलेगी। सभी दल और सत्ता पक्ष के गठबंधन में शामिल दल भी अलग अलग घोषणा पत्रों पर चुनाव लड़े थे। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन सब मिलकर चुनाव लड़े थे, ये भी सत्य है। मिलकर चुनाव के मैदान में कूदे थे, मिलकर जनता के पास गए थे, मिलकर उनसे समर्थन की आशा की थी, अनुरोध किया था। और जब हमारी संख्या इतनी हो गई कि हम सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे हैं, ऐसा हमें लगा, तो फिर हमने एक मिला जुला कार्यक्रम तैयार किया। क्या संयुक्त मोर्चे के संबंध में ऐसा नहीं हुआ था? उस समय हमने तो हिडन एजेंडे की बात नहीं की। नाइनटीन 1977 में भी किसी माननीय सदस्य ने उसका उल्लेख किया था। राजनीतिक दल साथ आए क्योंकि इमरजेंसी के चंगुल से लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते थे, और सब दलों ने अपने अपने कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंगों को छोड़ा, अंशों को छोड़ा। मैं अलग अलग दलों का नाम लेकर उन्होंने क्या छोड़ा इसमें जाना नहीं चाहता। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एटम बम का निर्माण करना चाहिए, ये बात हम पहले से कहते रहे। लेकिन जब जनता पार्टी का गठन हुआ और देश में एक मिलीजुली सरकार बनी, तो फिर एटम बम के मामले में मतभेद था, हमने उसे छोड़ दिया। और भी दलों ने कुछ अपने कार्यक्रम के प्रिय अंश छोड़े। वो सरकार नहीं चली तो किसी कार्यक्रम के मुद्दे को लेकर नहीं चली, ऐसा नहीं हुआ। वो सरकार और कारणों से नहीं चली। इस समय भी ये नेशनल एजेंडा तैयार हुआ है, इसकी आलोचना हो, इसके विविध पहलुओं पर टिप्पणियां की जाएं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इसका स्वागत करेंगे। सचमुच में जो एजेंडा बना है वो सब दलों की राय से बना है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमने अपनी राय को थोपा नहीं। हम अकेले फैसले नहीं करते, मिलकर फैसले होते हैं, सामूहिक समझबूझ से निर्णय लिए जाते हैं। इसके बारे में किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। जो मुद्दे छूट गए, विभिन्न दलों ने जिन मुद्दों को छोड़ दिया, उन मुद्दों का सवाल उठाकर, और आश्चर्य है कि उनमें से कुछ मुद्दों से आजकल हमारे उधर बैठे हुए मित्रों को बड़ा प्रेम हो गया है। जब हम 377 की बात करते थे, 370 जब हम 370 की बात करते थे,
तो हमें कहा जाता था कि ये आप तो 370 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में है। और आज जब हम बात नहीं कर रहे, नो प्लीज, आज जब हम बात नहीं कर रहे हैं तो हमको उलाना दिया जा रहा है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे? चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। हमारी नीति दोहरी नीति नहीं है, ये नीति दोहरी है। जैसे भी हो आलोचना करना, निशाना बनाना। अब हमारे जोगी जी दिखाई नहीं देते। वो गंगा जल की पवित्रता का, तीर्थ स्थानों की महानता का इस तरह से स्मरण कर रहे थे कि जैसे सचमुच में वो नाम के जोगी नहीं है, वास्तव में जोगी है। अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास को आधार बनाकर काम नहीं चलेगा। अविश्वास को Secretary HRD has issued a circular which has sent a copy about BJP agenda. वो जो अधिकारी है वो भी उसी गलतफहमी के शिकार हैं जिसके आप शिकार हैं। ये बात स्पष्ट की जा चुकी है। नो प्लीज, मिस्टर अहमद, You are the Prime Minister. What action Please, you are going Ahmad. to take them? No, Otherwise they will go please. like that. मिस्टर थॉमस, वो सर्कुलर मैंने देखा है, वो अनावश्यक है, आपत्तिजनक है और हमने जवाब तलब किया है। लेकिन वो जिस विषय से संबंधित है वो हमारे नेशनल एजेंडा में उसका उल्लेख है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सर्कुलर में नाम नहीं लिया जाना चाहिए। लिया गया तो वो गलत है और उसका तत्काल परिष्कार किया गया, उसको तत्काल ठीक किया गया। अध्यक्ष महोदय, एक बात और भी कही गई है कि हमें रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के लिए मैं नया नहीं हूं। इस संसद के लिए नो, इस संसद के लिए मैं अपरिचित नहीं हूं। जहां आवश्यकता पड़ी है, अपने मित्रों से मतभेद करके भी मैंने जो ठीक बात समझी है वो कही है। कोई मुझे पीछे से चला सकता है और सच्चाई है कि कोई चलाने का प्रयत्न नहीं कर रहा, ना हम रिमोट कंट्रोल से चलने वाले हैं। मगर ये रिमोट कंट्रोल केवल हमारे संबंध में कहा जाता हो ऐसा नहीं है, और जगह भी रिमोट कंट्रोल चलते हैं। मगर उनका रिमोट कंट्रोल अच्छा है, हमारा ठीक नहीं। वही फिर भी चित मेरी पट मेरी। अध्यक्ष महोदय, ये सदन सर्वोपरि है, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। ये ठीक है कि जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा है हम उनसे संपर्क रखते हैं, उनका परामर्श लेते रहते हैं। लेकिन जो भी निर्णय होते हैं वो हमारे अपने निर्णय होते हैं। निर्णय कोई थोपे नहीं जाते, न किसी का निर्णय थोपा जाना हम पसंद करेंगे।
इस बारे में किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। चर्चा में ये भी कहा गया कि दोहरी नीतियां, इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि सत्ता के दो केंद्र हैं। क्या दो केंद्र इतने पास होते हैं? आडवाणी जी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जोशी जी ने इसका उल्लेख किया है, तो पार्टी का प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कौन होना चाहिए, इसमें पार्टी में चर्चा होने से पहले, कोई फैसला होने के पहले आडवाणी जी ने ऐलान कर दिया मेरे नाम का। ये मुंबई की घटना है। बाद में पार्टी ने उसकी पुष्टि की। अब आप कहेंगे कि अध्यक्ष महोदय, प्लीज आप अगर इस खाम ख्याली से का मजा लूटना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं। लेकिन इतना आप भी जानते हैं कि कोई मुझे मुखौटा बनाकर मेरा उपयोग करे, ये तो मेरे आज तक के व्यक्तित्व कर्तृत्व किसके साथ मेल नहीं खाता। लेकिन कोई मुझे मुखौटा बनाकर उपयोग करना भी नहीं चाहता। इस तरह का कोई प्रयास नहीं। और फिर तो मेरे और आडवाणी जी के बीच में भेद पैदा करने की कोशिश करना, ये इतना ये प्रयास है, ये इतना सरल नहीं है जितना दिखाई देता है। लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलेगी। आप ये विचार अपने मन में से निकाल दें। हमारे संगठन, हमारे गठबंधन में छोटे छोटे दल हैं, और संगमा साहब है नहीं, उन्होंने ठीक कहा कि एक एक व्यक्ति का भी माफ कीजिए, संगमा जी ने ठीक कहा था। बहुत सी बातें उन्होंने अच्छी कही, मेरी उनकी खूब पटरी जमती थी, लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। प्लीज नो। कि छोटी छोटी पार्टियां और इनके कारण लोकतंत्र के विकास में बाधा हो रही है। हमारी राजनीति को इस दौर में से गुजरना था। ये राजनीति का स्थायी चित्र नहीं है, ये स्थायी भाव नहीं है, लेकिन इसमें से बिना गुजरे भी कोई मुझे रास्ता नहीं दिखाई देता था। ये संक्रमण काल है, और इस संक्रमण काल में जहां नए गठबंधन हो रहे हैं, वहां बिखराव भी हो रहे हैं। कुछ समय के बाद राजनीति अपना संतुलन, खोया हुआ संतुलन पा लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन शर्त यह है कि हम लोगों पर, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है और जो बड़े दलों से जुड़े हैं और जिन्होंने लंबा कालखंड देखा इस देश का, वे अगर छोटे दलों का शोषण करने के बजाय उन्हें नए समीकरणों के रास्ते पर ला सके, तो देश की तस्वीर बदल सकती है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि एक दल के लगातार रहने वाले वर्चस्व के कारण क्षेत्रों में यह भावना पैदा हुई कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।
ये बहुधर्मी देश है, बहुभाषी देश है, बहुजातीय देश है। छोटी छोटी इकाइयां भी अपना अस्तित्व रखना चाहती है, जड़ों की तलाश हो रही है। अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, वो आजमगढ़ गए अपने पुरखों का गांव ढूंढने के लिए, अपने पुरखों की जन्मस्थली को तलाश करने के लिए। और जब वो आजमगढ़ पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मॉरिशस के राष्ट्रपति बरसों पहले उनके पूर्वज गए थे, लेकिन इस धरती को देखने की उनकी आकांक्षा, किस वातावरण में उनके पुरखे रहते थे, किस वातावरण में वो जन्मे थे, इस भावना की कद्र होना चाहिए। गया था, वो जा चुके हैं। गया था, अपने घर गया था। हम तो चाहते हैं ये आना जाना और बढ़े। 1977 में जब विदेश मंत्री के नाते मुझे अवसर मिला था तो मैंने पासपोर्ट देने के नियम सरल कर दिए थे, विदेश यात्रा को और भी सरल बना दिया था। अभी खाड़ी देशों में हम एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में गए थे। 30 लाख भारतीय खाड़ी देशों में, जो देश अधिकांश मुस्लिम देश हैं, वहाँ भारतीय काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वहाँ की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं और कमा के थोड़ा सा अपने घर भेज रहे हैं, जिससे घर को भी थोड़ा सा लाभ पहुँच रहा है। हम तो चाहते हैं ये बढ़े, आना जाना बढ़ना चाहिए, जनता के स्तर पर हमारे संबंध और विकसित होना चाहिए। और श्री गुजराल इस दिशा में प्रयत्न करते रहे हैं। यद्यपि जिस तरह का उत्तर मिलना चाहिए उस तरह का उत्तर नहीं मिला, फिर भी हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। मैंने एक बार पाकिस्तान के एक नेता से कहा था कि हम इतिहास से झगड़ा कर सकते हैं मगर भूगोल नहीं बदल सकते, रहना तो हमें साथ ही साथ है। हाँ, ये हम यही कर सकते हैं कि दोस्ती से रहें या हम दुश्मनी से रहें। तो दोस्ती क्यों ना करें, दुश्मनी की क्या जरूरत है। लेकिन उस विषय पर मैं यहां विस्तार से नहीं जा रहा। किसी सदस्य ने श्री जॉर्ज फर्नांडिस के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि क्या चीन और तिब्बत के बारे में भारत सरकार की नीति बदल गई है? कोई नीति नहीं बदली। सरकारें बदलने से राष्ट्र हितों में परिवर्तन नहीं होते हैं। कुछ नीतियां ऐसी हैं जो एक सरकार को दूसरी सरकार से उत्तराधिकार में मिलती हैं। विदेश मंत्री के नाते मैं सबसे पहले चीन गया था संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम उठाने के लिए। उस समय मेरा विरोध हुआ था और हमारे पड़ोसी ने भी गलती की कि वियतनाम से बखेड़ा मोल ले लिया। इसलिए मुझे अपनी यात्रा जल्दी खत्म करके वापस आना पड़ा था। लेकिन उस समय जो समझौता हुआ था कि सीमा के सवाल पर बातचीत चलेगी मगर बॉर्डर पर ट्रैंक्विलिटी मेंटेन की जाएगी, वो अभी तक मेंटेन हो रही है। आज भी चीन से सीमा के बारे में जो प्रश्न है उसके बारे में बातचीत हो रही है। बातचीत अच्छे वातावरण में हो रही है और अन्य क्षेत्रों में हमारे संबंधों का विकास हो, इस बात की कोशिश भी हो रही है। हमने तो पाकिस्तान को भी सुझाव दिया था, अभी प्रधानमंत्री के नाते नहीं, प्रतिपक्ष के नेता के नाते, क्या आप कश्मीर के मसले को थोड़े दिन के लिए अलग रख दीजिए और क्षेत्रों में, व्यापार में, आर्थिक सहयोग में मिलकर काम करने के लिए दरवाजे खोल दीजिए। कुछ सामान हम पैदा करते हैं जिसकी पाकिस्तान में जरूरत है, कुछ सामान पाकिस्तान में है जो हमारे लिए आवश्यक है। हम एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, चाहे वो बिजली की आवश्यकता हो, चाहे अनाज की आवश्यकता हो। लेकिन अभी वो वातावरण नहीं बनाए तो वातावरण बनेगा, मुझे ऐसा भरोसा है।
मैं पहले भी दोहरा चुका हूं, इस बात को दोहराना चाहूँगा कि जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सवाल है, उसमें सरकार बदलने से कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं, न परिवर्तन होंगे। श्री गुजराल साहब विदेश मंत्री के नाते, प्रधानमंत्री के नाते लगातार प्रतिपक्ष से संपर्क करते रहते थे, बातचीत करते रहते थे। आखिर सीटीबीटी के सवाल पर सारे देश की जो एकता प्रकट हुई, उसके मूल में इसी तरह से लगातार संपर्क करके आपस में विचार विमर्श का रास्ता बनाया गया। इसका दुनिया पर भी असर होता है। यह सवाल पार्टी के सवाल नहीं है, और इसलिए मैं सहयोग का आमंत्रण करता हूं। जब मैं आम सहमति की बात करता हूं तो किसी कमजोरी के कारण नहीं करता, किसी मजबूरी के कारण नहीं करता। हमारी संख्या कम है, सरकार कैसे चलेगी? नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। 40 साल बिना सरकार के हमने गुजारे हैं, लेकिन जब हम प्रतिपक्ष में थे तब भी आम सहमति की बात पर जोर देते थे। आज हम सत्ता पक्ष में हैं तो उस आम सहमति की धारणा को हम व्यवहार में लाकर दिखाना चाहते हैं। ये इतना बड़ा देश, इतना प्राचीन देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी विविधता, क्या ये देश बिना आम सहमति के चल सकता है, आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। मुद्दों पर मतभेद होंगे, और मतभेद लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। चुनाव हो गए, अब क्या करें? किसको जनादेश मिला, बहस हो रही है। मैंने उस दिन परसों ये कहा था कि अगर यदि कोई जनादेश का दावा कर सकता है तो हम कर सकते हैं, यदि कोई कर सकता है तो। हमने ये नहीं कहा कि हमें जनादेश मिल गया, आपकी जरूरत नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर स्पष्ट बहुमत मिलता तब भी, मैं तो यहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ, अगर 2/3 बहुमत हमें मिल जाए तब भी इस देश को आम सहमति के आधार पर चलाना पड़ेगा। और जिनके हाथ में पहले सत्ता थी वो चलाते रहे। व्याघात कब से पड़ा इसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन व्याघात पड़ा, वो सिलसिला चलना चाहिए, वो सिलसिला बढ़ना चाहिए। एक सहयोग के वातावरण में देश की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। ये प्रयास मैं लगातार करता रहूंगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एजेंडा के कुछ मुद्दों को लेकर टीका टिप्पणी हुई है। मेरे मित्र श्री चिदंबरम ने कहा कि एजेंडा है मगर प्रोग्राम नहीं है। मैं दोनों का इतना बारीक अंतर मैं नहीं समझ सकता। एजेंडा में प्रोग्राम भी है, एजेंडा में प्रोग्राम का भी समावेश है। कौन से कानून बनेंगे इसका उल्लेख है। क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, इनका निर्देश है। उन्होंने एक उदाहरण दिया रिवर वाटर्स के बारे में, और कहने लगे, उन्होंने उद्धृत किया था, मैं भी उसको उद्धृत करता हूं, वी विल अडॉप्ट ए नेशनल वाटर पॉलिसी which provides for effective and prompt settlement of disputes and their time bound implementation. उन्होंने कहा ये तो जनरल बात है, वाटर पॉलिसी बनेगी, आप करेंगे क्या? ये तो आपने बताया ही नहीं। हमने इसमें बताया कि मैकेनिज्म होना चाहिए, जल्दी फैसले होना चाहिए, और शायद उनकी मंशा ये थी कि कावेरी का जो आज का विवाद चल रहा है और जिस पर गतिरोध पैदा हो गया है, उसके बारे में हम सत्ता में आते ही ऐलान कर देते।
वर्षों तक क्यों ऐलान नहीं हुआ? जो पहले सरकारें थी वो जरूर किसी कठिनाई का अनुभव कर रही थी, और इसलिए ऐसे सवालों पर नीति की बात हो सकती है, और जहां तक व्यवहार का सवाल है वो तो सबको मिलकर नीति बनाना होगी। कर्नाटक है, केरल प्रभावित है, उससे तमिलनाडु भी है, और सबको एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी अवार्ड हो गया है मगर अवार्ड पर अमल नहीं हुआ। मैं सत्ता संभालते ये तो घोषित नहीं कर सकता था कि हमारी सरकार अवार्ड को लागू करेगी। पानी में भी आग लगती है, और ये पानी का मामला और टेढ़ा होने वाला है। और पानी की समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये एक विश्व की समस्या बन रही है। हो सकता है अगला विश्व तनाव पेट्रोल पर न हो, पानी को लेकर हो। जल का प्रदूषण बढ़ रहा है, जल की मात्रा घट रही है, जल का धरातल नीचे जा रहा है। हमें अपने अपने चुनाव क्षेत्र में इसकी अनुभूति होती है, लोगों की कठिनाइयां देखकर परेशानी होती है। हमने संगमा जी, हमने हर बात में यह आश्वासन नहीं दिया है कि हर बात हम 5 साल में कर देंगे। नहीं, केवल पानी के संबंध में हमारा आश्वासन है कि 5 साल के भीतर हर जगह अच्छा पानी पीने के लिए मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन और भी मामलों में हमने अपनी दिशा का संकेत दिया है। हमारे नेशनल एजेंडा में एक सुझाव है कि संविधान का रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। इस पर कठोर टिप्पणी हुई है। प्रतिपक्ष में बैठे हुए हमारे मित्रों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। ये सुझाव देने वाले हम पहले नहीं हैं। वर्षों से इस संबंध में मंथन चल रहा है, बुद्धिजीवी विचार कर रहे हैं, अपनी राय का प्रकटीकरण भी कर रहे हैं, और वो बुद्धिजीवी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हों या प्रेरित हों, ऐसा भी नहीं है। डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर LM सिंघवी, श्री सोली सोराब जी, प्रोफेसर रशीदुद्दीन खान, श्री BK नेहरू, श्री SL शखदर, प्रोफेसर मधु दंडवते, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, जस्टिस खन्ना, जनरल KV कृष्ण राव, ये सब इस विचार को व्यक्त कर चुके हैं कि आखिर हमारे संविधान को 50 साल हो गए, और इस पर एक बार दूसरी नज़र डालने की जरूरत है। नया संविधान लिखने का सवाल नहीं है, लेकिन क्या हम ये मानकर चलें संशोधन तो होते रहे हैं। और कल ये कहा गया कि संशोधन अलग है, रिव्यू अलग है। संशोधन तो अमल में लाना पड़ता है, रिव्यू के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर हम अमल करें या न करें ये तो हमारे लिए खुला हुआ होगा। लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर फिर से विचार करने की जरूरत है। हमने एक विशेष पद्धति अपनाई है चुनाव की, क्या ये ठीक है? अभी सुझाव आ रहा है और संसद के सदस्य इस बात से सहमत होंगे अगर ये बात मान ली जाए कि एक बार चुनी हुई संसद 5 साल तक रहेगी, सरकार आए चाहे जाए, मगर लोकसभा नहीं जाएगी। ऐसा कई देशों में है। संगमा जी ने शायद कहा, संगमा जी ने शायद कहा था, अडवाणी जी कह रहे हैं। अभी जो चुनाव की पद्धति है उसमें एक विचित्रता है। कभी वोट बढ़ जाते हैं और सीटें घट जाती हैं, और कभी सीटें बढ़ जाती हैं और वोट घट जाते हैं, मगर गाड़ी चलती है, चल रही है। यह भी सुझाव आया है कि भाई 50% से कम वोट मिले तो वो जीता हुआ नहीं माना जाएगा। वो जनता का सचमुच में अपने को प्रतिनिधि घोषित नहीं कर सकता। 15% वोट मिले, आप कहेंगे कि आपको भी कम मिले, तो जो अगर परिवर्तन होगा वो हम पर भी लागू होगा।
ये भी देश में, ये ऐसे भी देश हैं जो ये कहते हैं अगर फर्स्ट बैलेट में नहीं हो तो आप दूसरा बैलेट करिए। अधिक रिप्रेजेंटेटिव चुनी हुई संस्था होना चाहिए, एक खर्चे का सवाल है। और भी कई प्रश्न हैं, मैं उन सब में विस्तार से जाना नहीं चाहता। तो अगर संविधान पर जी 5 साल के लिए अगर विशेषज्ञों की कोई समिति बनती है निष्पक्ष लोगों की, और इसमें पुराने राष्ट्रपति वेंकट रमन जी का भी नाम है, मैंने सारे नाम नहीं लिए, नानी पालकीवाला हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, और सबकी ये सलाह है कि इस तरह का अगर कमीशन बना दिया जाए, वो देख ले क्या संशोधन होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हम संविधान को तोड़ने जा रहे हैं या नए संविधान की रचना करने जा रहे हैं, इस तरह का अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, श्री संगवा जी ने एक मामला उठाया था शिक्षा के बारे में। उन्होंने कहा कि 6% जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। ये तो निर्णय बहुत पहले हो चुका है, आप इसमें ग्रेजुअली क्यों जोड़ रहे हैं? निर्णय बहुत पहले हुआ था मगर उस पर अमल नहीं हुआ। आज जो खर्च हो रहा है वो 3% से ज़्यादा नहीं है और हम उसे बढ़ाना चाहते हैं। अब 3 से एकदम 6 की छलांग लगाने में थोड़ी सी कठिनाई है और इसलिए ग्रेजुअली की बात कही है, लेकिन ग्रेजुअली का मतलब उसको लटकाना नहीं है, जल्दी से जल्दी 6% के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उन्होंने एक ट्राइबल्स का मामला उठाया था, मामला दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली में जब कांग्रेस का शासन था तब भी ट्राइब्स का कोई शेड्यूल नहीं बना। दिल्ली में ट्राइब्स होंगे मगर शेड्यूल ट्राइब्स, उसकी एक सूची तैयार करना पड़ेगी। वो सूची अभी तक तैयार नहीं हुई और इस समय तैयार नहीं है, लेकिन उस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। और दिल्ली में जो ट्राइब्स रहते हैं या ट्राइब से संबंधित लोग रहते हैं उन्हें नौकरियों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस संबंध में दिल्ली प्रशासन से बात करूंगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उत्तर पूर्व की ओर हमारी सभी सरकारों ने विशेष ध्यान दिया है। उत्तर पूर्व की स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। 10 मिनट्स। पैकेज घोषित कर दिए जाते हैं, अमल में नहीं आते। कमिटियां बनती हैं, लक्ष्मी चंद जैन कमेटी बनी थी, उसके बाद शुक्ला कमेटी बनी, किसी पर अमल नहीं हुआ। अब जो नॉर्थ ईस्ट की काउंसिल है उसका अध्यक्ष पहले गवर्नर हुआ करता था, अब प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन उसका अध्यक्ष होगा और मैं उसे ये विशेष जिम्मेदारी सौंप रहा हूं कि इस संबंध में उत्तर पूर्व की सहायता के लिए जितनी घोषणाएं हुई हैं उन सब घोषणाओं पर जल्दी से जल्दी अमल करने की कोशिश करें। अगर साधनों की कमी है तो वो केंद्र सरकार के पास आए, हम अधिकाधिक साधन जुटाने का उनके लिए प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम इस तात्विक चर्चा में तो बहुत रुचि लेते हैं कि विदेशी सहायता मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो किन शर्तों पर मिलना चाहिए। लेकिन जब सहायता मिल जाती है, सस्ता कर्जा मिल जाता है,
तो हम उसको अमल में लाने में भी विफल रहते हैं। इस देश की सबसे बड़ी विफलता इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पर है। अच्छे अच्छे विचारों की कमी नहीं है, कागज पर आकर्षक योजनाओं का अभाव नहीं है, और शासन तंत्र में आपको ऐसे पुराने अफसर मिल जाएंगे जिनको सुनकर लगेगा कि इनसे अधिक तो और कोई इस विषय का ज्ञाता नहीं है, और कुछ मात्रा में वो ज्ञाता होते भी हैं, लेकिन व्यवहार, ये देश बदल क्यों नहीं रहा है? परिगणित जातियों, परिगणित जनजातियों, पिछले वर्ग के लोग, कम संख्या वाले लोग, अल्पसंख्यकों की स्थिति में ठोस परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? साधनों की कमी एक कारण हो सकता है, मगर कई केस मैंने ऐसे देखे हैं, और अभी 3-4 दिन में ज़्यादा देखने का मौका नहीं मिला है, कि केंद्र से रुपया दे दिया गया, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए रुपया दे दिया गया, करोड़ों रुपया दे दिया गया, हजारों करोड़ रुपया। जोशी जी कह रहे हैं, वो चेयरमैन रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, और परिणाम कुछ हो। ये स्थिति, इस स्थिति को बदलना होगा। कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा, जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से सौंपी जाएगी, उसकी निगरानी होगी, और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे रास्ते पर लाने की कोशिश की जाएगी। इस देश की पूंजी के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। संसद सदस्यों के नाते हमें 1 करोड़ रुपया मिलता है, बड़ी रकम नहीं है प्लीज, लेकिन मैंने देखा है कि अगर वो रकम ठीक तरह से खर्च की जाए, ठीक तरह से, ठेकेदार के हाथ में न जाए, अफसर की जेब में न जाए, कोई देखने वाला हो, और इसमें गैर सरकारी संस्थाएं योगदान दे सकती हैं। अगर 1 करोड़ में मैं लखनऊ में इतने काम करा सकता हूं, तो फिर हजारों करोड़ रुपए से इस देश की बुनियादी समस्याएं क्यों नहीं हल की जा सकती, ये मैं समझने में असमर्थ हूं। एक छोटी सी घटना मेरे ध्यान में लाई गई। 1994-95 में नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोजेक्ट, ये पायलट प्रोजेक्ट था। 1997 से प्रोजेक्ट काम करने लगा। वर्ल्ड बैंक से इसके लिए 750 करोड़ का कर्जा आना था। प्रोजेक्ट का उद्देश्य टीबी का उन्मूलन था, मगर इस प्रोजेक्ट में इतनी देर लगाई गई है, इतनी लंबी लाल फीताशाही चली है कि प्रोजेक्ट पर अमल नहीं हुआ, और टीबी वापस आ रही है। टीबी के उन्मूलन के लिए जो प्रोजेक्ट बना था, जिसके लिए 750 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक ने देना स्वीकार किया था, हम उस पर भी अमल नहीं कर सके, हम उसे भी व्यवहार में नहीं ला सके। कोई सरकार इस स्थिति को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? और समाज को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। धन अगर गांव में जाता है, धन अगर जिला परिषद में जाता है, तो केवल वहां के अधिकारी या वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसकी जानकारी सारे गांव को होना चाहिए, सब लोगों को होना चाहिए। किस तरह से खर्च किया जा रहा है ये धन, इस पर नजर रखना चाहिए। देश में लूट का वातावरण पैदा हो गया है, इस वातावरण को बदलना होगा। जब हम ईमानदारी की बात करते हैं, तो ऊपर तो ईमानदारी होना ही चाहिए, लेकिन प्रशासन के हर एक स्तर तक, और जनता के जो राहत के काम हैं, आवास योजना बहुत अच्छी योजना है, रोजगार योजना बहुत अच्छी योजना है, छोटे छोटे मकान बनाए जा सकते हैं लाखों की तादाद में, धन निकाला जा सकता है। बड़े बड़े शहरों में जो सरकारी जमीन है, उस पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, उसे कब्जा करके और फ्लैट बनाने के लिए लोगों को बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। सरकारी अफसर उसके साथ मिले हुए हैं, और लोगों को झुग्गी झोंपड़ियों में सर छुपाने के अलावा और कोई जगह नहीं है। इसे तो बदलना पड़ेगा।
और इसलिए आवश्यक होगा तो हम कानून में संशोधन करेंगे, आवश्यक होगा तो नया कानून लाएंगे। लेकिन सरकारी जमीन पर जो सार्वजनिक जमीन है उस पर किसी भूमाफिया को या अनुचित मुनाफा कमाने वालों को कब्जा करने की छूट नहीं दी जाएगी। ये कैसे रोका जाए, ये कठिन समस्या जरूर है, लेकिन देश कठिन समस्याओं से उलझा हुआ है और इस सबके सहयोग से समस्याएं हल की जा सकती हैं। मैं आपका विश्वास चाहता हूं, मैं अपने वादों पर अमल करने के लिए आपसे समर्थन मांगता हूं। आप मेरे प्रस्ताव के समर्थन में मत दें, ऐसी अपील करता हुआ मैं समाप्त करता हूं।